अब हम विकास का 7वां चरण पढ़ेंगे कि किस प्रकार जीवों में पोषण विधियों का विकास हुआ। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ चुका है कि किस प्रकार से प्रथम जीव या यूबोयंट की उत्पत्ति हुई। चूंकि जीव का निर्माण कोइसरवेट्स जैसे पदार्थों से हुआ और ये कोइसरवेट्स जल में घुलते नहीं थे। इसमें लोहा, तांबा और कैल्शियम आदि जो धात्विक आयन थे उससे मिलकर किसका निर्माण हुआ? एंजाइमों का। और इस एंजाइम ने इस कोएसरवेट्स को क्या किया? विघटित कर दिया घटक यौगिकों में। अब विघटन हो गया तो इसके बीच परस्पर विघटनात्मक प्रक्रियाएं होने लगी और ये प्रक्रियाएं जो ये विघटन की हो रही थी उसको हम किण्वन के जैसा मान सकते हैं। किण्वन जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और चूंकि किण्वन हो रहा था, विघटन हो रहा था, इसके फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी उसका उपयोग संश्लेषणात्मक क्रियाओं में हो जाता था। और इस प्रकार उसके अंदर जो सबसे पहला विकास हुआ वो अवायवीय श्वसन का था। अब चूंकि कोएसरवेट्स विघटित हो जाते थे तो उसकी पूर्ति करने के लिए, विघटित यौगिकों की पूर्ति करने के लिए कोएसरवेट्स ने क्या किया? अपनी कला के पार विसरण के द्वारा पदार्थों का अवशोषण किया। तो विसरण विधि का उपयोग किया उन्होंने आसपास के पदार्थों को अवशोषित करने के लिए। कोएसरवेट्स की झिल्ली के द्वारा ये पदार्थ अवशोषित किए जाने लगे और इस तरह इनमें धीरे से परपोषी पोषण का विकास हुआ। और इस प्रकार ये जो पोषण है इनका कोएसरवेट्स में, परपोषी पोषण के साथ साथ चूंकि रसायनों का भी संश्लेषण करते थे तो ये रासायनिक परपोषी प्रकार के थे। तो प्रारंभिक जीवों में किस प्रकार से पोषण होता था? रासायनिक परपोषी प्रकार का पोषण होता था। इस चीज को आप याद रखेंगे, रासायनिक परपोषी ये श्वसन होता था प्रारंभिक जीवों में। और इससे हम पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषी जीव किस प्रकार से बने। हमने पढ़ा कि आदि सागर में क्या था? कार्बनिक पदार्थों का। तो वहाँ पे जो जीव है वो आदि सागर के कार्बनिक पदार्थों का तेजी से उपयोग किया, जिससे क्या हुआ? जल में कार्बनिक पदार्थों में कमी आती गई और फिर इसमें जो कोशिकाओं में संघर्ष शुरू हो गया। क्या चीज को प्राप्त करने के लिए परस्पर संघर्ष शुरू हुआ? इन कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए। और इसी बीच कोशिकाओं में कुछ ऐसे उत्प्रेरक बने जिसकी सहायता से कोशिका आदि सागर में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करने लगी। किसके लिए? ऊर्जा के संश्लेषण के लिए। तो क्या देखा आपने? जब उसने कार्बनिक पदार्थ खत्म होने लगे तो वो किस पे डिपेंड हो गई? सरल कार्बनिक पदार्थ। और इसके अंदर स्वपोषण का विकास हुआ। और स्वपोषण में भी पहला क्या आया? रासायनिक संश्लेषण या रासायनिक स्वपोषण। जैसे ये देखिए, जो सल्फर जीवाणु होते हैं, जो गहरे समुद्र में पाए जाते हैं सल्फर जीवाणु, वो क्या करते हैं? सल्फर युक्त यौगिकों का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और ये आज भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो पहला संश्लेषण था वो रासायनिक संश्लेषण था, रासायनिक स्वपोषी संश्लेषण, अर्थात रासायनिक पदार्थों के संश्लेषण से ऊर्जा का निर्माण। और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ? कालांतर में, यानी कि अभी के समय में स्वपोषण के लिए आदि सागर के जल में से मैग्नीशियम पोरफायरिन से क्लोरोफिल जैसे पदार्थ का बनना। क्लोरोफिल जैसे पदार्थ बने, इसे हम जीवाणु क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल बना मीन्स उसमें प्रकाश संश्लेषण शुरू हो गया। तो रसायन संश्लेषण के बाद कौन सा संश्लेषण आया? प्रकाश संश्लेषण। और आदि कोशिका क्या करने लगी? सौर ऊर्जा को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण करने लगी। अब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो क्या मुक्त होने लगा? ऑक्सीजन। प्रारंभ में मैंने बताया था आपको कि हमारा आदि वायुमंडल क्या है? अपचायक था। और अभी आधुनिक वायुमंडल क्या है? ऑक्सीकारक। तो जैसे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हुई तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बनने लगा और इस ऑक्सीजन के कारण आदि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने के कारण
हमारा वायुमंडल जो है वह क्या हो गया, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीकारक हो गया। इसे हम ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन क्रांति क्या है। ऑक्सीजन ने अपचायक वायुमंडल को ऑक्सीकारक वायुमंडल में परिवर्तित कर दिया और पृथ्वी से 25 किलोमीटर ऊपर ओजोन का एक स्तर बन गया। और जैसे ही ओजोन का स्तर बना तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को आदि पृथ्वी पर पहुंचने से रोक दिया। तो इस प्रकार यहाँ तक का विकास रासायनिक उद्विकास कहलाता है। अब इसके 8वें चरण में सुकेंद्रकीय कोशिकाओं की उत्पत्ति होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि बनने वाली पहली कोशिका क्या थी, प्राक केंद्रकीय यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, है ना। इसमें स्पष्ट केंद्रक का क्या था, अभाव था। तो किस प्रकार एक प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में बदली, इसके लिए दो अवधारणा है। पहला है अंतःसजीवी उत्पत्ति और दूसरा है अंतर्वलन के द्वारा। इस चित्र में देखिए आप कि किस प्रकार से अंतःसजीवी उत्पत्ति हुई। ये बताती है कि देखो यहाँ पर आपको दो कोशिका दिखाई दे रही है। ये वायवीय श्वसन करने वाला बैक्टीरिया है और ये है प्रोकैरियोटिक सेल। तो वायवीय श्वसन करने वाला जो बैक्टीरिया है ये किसी भी कोशिका के द्वारा देखो निगल लिया गया। ये परभक्षी कोशिका है, इसके द्वारा इसे निगल लिया गया। और जब ये इसके द्वारा निगला गया, चूंकि इसके अंदर डीएनए था, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बदल गया। तो अब इस कोशिका के अंदर देखो किसका विकास हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का। और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया आया, कहने का मतलब कि वो कोशिका क्या हो गई, यूकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती।